हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सी यू टी यूजी कॉमर्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जो सी यू टी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जहाँ जहाँ से भी सिलेबस को कवर किया गया वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन डिस्कस आपको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले, देखो, जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, 12th कॉमर्स पास आउट है, तो वहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे आपके, है ना। 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें आप एक तो अकाउंट की बात करेंगे, है ना, अकाउंटेंसी, जो आपने 12th में किया होगा। उसके बाद अकाउंटेंसी के बाद एक आएगा आपका बिजनेस स्टडी का। ठीक है, एक बिजनेस स्टडी हो गया और उसके साथ एक हो गया इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए। 2 सब्जेक्ट आपके जनरल होंगे। 2 में जैसे आपका होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा हिंदी, है ना, हिंदी के साथ एक होगा इंग्लिश, हिंदी के साथ एक इंग्लिश। ये सब्जेक्ट हमने, ये 5 सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ पढ़े जाते हैं। तो 3 तो आपको ये अपने पास रखने ही, ये तो रह नहीं रहेंगे, है ना? इनका पेपर तो आपको देना ही देना है। इसके साथ ये जो हिंदी और इंग्लिश है ना, इसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, हिंदी या इंग्लिश, है ना, उसमें इनमें से आप एक सब्जेक्ट को जो है इसमें से चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया और 3 ये हो गए, 4 हो गए। एक सब्जेक्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहता है ना, जनरल एप्टीट्यूड का, जहां पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड, है ना, लॉजिकल तर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो ये आपका कंपलसरी है। 3 ये कंपलसरी है आपके। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश, इनमें से आप एक पेपर जो है देंगे, कोई सा भी एक जो आपका इनमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसको आप जो है देंगे। अब हम पहले जो डोमेन सब्जेक्ट है हमारे 3, उनको कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंट और बिजनेस स्टडी का, है ना, कि कहाँ कहाँ से जो है इसमें चीजें कवर की गई है। देखो, अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपसे इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाएगी, तो वो सारी चीजें वन बाई वन डिस्कस यहाँ पे कर रही हैं। सबसे पहले हमसे इंट्रोडक्शन पूछा किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, है ना, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहां पर हम जो है 1 यूनिट की, है ना, 1 फर्म या फिर 1 पर्सन की बात करते थे, आपने पढ़ा होगा 12th में। बाकी हम इस पे जो है चैनल पे क्लासेस भी कवर करेंगे, तीनों डोमेन सब्जेक्ट तो आपके कंप्लीट कवर कराएंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है पीपीसी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये पूरा सिलेबस आपने 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं कवर किया होगा। लेकिन हम इसके लिए सेपरेट कोर्स लेके आएंगे, उसमें हम सारी चीजें आपको एक बार और कराई देंगे, है ना। अभी हम आपको जो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। यूनिट 2 जो है हमारी, वो कंज्यूमर बिहेवियर की है। देखो, ये भी चैप्टर आपने पढ़ा था वहां पे, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड का, है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी जो ग्राहक जो संतुलन के पॉइंट पर कब रहता है, जो ई बिंदु हमारा जो होता था, है ना, मीनिंग क्या होता है इसका, थ्रू द यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है, 1 और 2 कमोडिटी के केस में। एक वस्तु जब कोई ग्राहक कंज्यूम करता है तो वो उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहता है ना, और 2 कमोडिटी के केस में क्या रहता है, जब हम सेम और संतरे की एग्जांपल की बात करते थे मोस्ट ऑफ केस में। उसके बाद हम बात करें तो डिमांड, डिमांड में हम बात करें तो जैसे मार्केट डिमांड क्या होती है, जहां पर एक ग्राहक से ज्यादा डिमांड की हम बात करते हैं ना, पूरी मार्केट की, पूरी इकोनॉमी की हम बात करते थे वहां पर। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कि डिमांड को किन किन चीजों से हम डिटर्मिनेंट करते हैं ना, बताते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है,
मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, शिफ्ट इन द डिमांड करो, यानी इनकम बढ़ने पर और प्राइस बढ़ने पर किसी वस्तु के, तो डिमांड में जो फर्क पड़ता आता है ना, अदर देन प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था। बात करें तो पूरा डिट्टो सिलेबस आपका 12th स्टैंडर्ड का ही है, बट यहाँ पर आप एक अच्छे से रिवीजन करेंगे उसका और होपफुली आप अच्छे जो है मार्क्स ले सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाएगा, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो जब हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते तो वहां पर हमारा जो परसेंटेज वो कुल व्यय वाला था है ना, टोटल एक्सपेंडिचर वाला, ये था हमारा मेथड उसमें। अभी परसेंटेज वाला और ज्योमेट्रिक मेथड ये दो और नए आ गए, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे है ना। उसके बाद है प्रोड्यूसर बिहेवियर ऑफ सप्लाई। अब प्रोड्यूसर कौन होता है, जो उस वस्तु को बनाता है ना, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं किसी वस्तु को बनाने पर, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल, ये भी हमने काफी डिटेल में जो है पढ़े होंगे 12th स्टैंडर्ड में, जहां पर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते थे। सप्लाई की बात करें तो मार्केट में क्या सप्लाई है, कि किसी वस्तु की कौन कौन सी चीजों से हम सप्लाई को जो मेजर करते हैं, क्या उसका जो है शेड्यूल रहता है, यानी कि जो चीजें हमने डिमांड के लिए, डिमांड किसी कंज्यूमर के केस में हम पढ़ रहे थे है ना, ग्राहक के केस में हम पढ़ रहे थे, वही चीजें यहाँ पर जो डिमांड के बाद अब सप्लाई की बात करेंगे, तो सप्लाई किस केस में देखी जाएगी, सप्लाई देखी जाएगी हमेशा जो है फर्म के केस में, एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, क्योंकि वस्तु का प्रोडक्शन तो फर्म ही करेगी। वही सारी चीजें हैं जो हमने अभी ऊपर डिमांड में पढ़ी थी। डिमांड ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है सप्लाई के केस में, वहां पर कंज्यूमर बिहेवियर था डिमांड के केस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो कॉस्ट और रेवेन्यू की बात करेंगे, कितनी हमारी लागत लग रही है किसी वस्तु बनाने में और कितना हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। कॉस्ट का कंसेप्ट क्या गया था, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व था, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी, ये भी काफी अच्छे डिटेल में। देखो बोर्ड एग्जाम में तो ये यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आता था वहां पर, और यहाँ पर भी आप डिनाई नहीं कर सकते इसको, यहाँ भी आपको पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम में भी और यहाँ पर भी सीईटी के लिए भी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब एक अतिरिक्त यूनिट का कंजम्पशन हम करते हैं है ना। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, हेल्प ऑफ एमसी और एमआर के केस में, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के केस में। फर्म के प्राइस डिटर्मिनेंट की बात करें है ना, फॉर्म ऑफ मार्केट, मार्केट किस किस टाइप की होती है और प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करती है वो, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये भी था अपने सिलेबस में है ना। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो सेम प्राइस रखा जाता है यहाँ पर है ना, इस केस में जो फर्म प्राइस सेम रखती है। इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इफेक्ट और शिफ्ट इन द डिमांड और सप्लाई में क्या। अब देखो यहाँ पर आपसे केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूछा गया, लेकिन हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां पर हमारा मोनोपोली भी हमें पढ़ना पड़ता था है ना, मोनोपोली भी था, वहां पर ओलिगोपोली भी था, ओलिगोपोली भी था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन रह गया, ठीक है, जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता जिसको हम कहते हैं। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल ऑफ डिमांड और सप्लाई कर्व के जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टीचर्स कैन बी गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूज द इशू, रिलेशनशिप, फ्लोर, सीलिंग एंड फूड अवेलेबिलिटी ऑफ डिक्लाइनिंग। ये आपका एक नया टॉपिक बन गया जो कि हमारा वहां पर नहीं था, इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। बाकी और देखते हैं इसमें। सेकंड में आपका ये है, ठीक है, वो फर्स्ट कोर्स में था, सेकंड में हमारा ये है, ये भी हमने पढ़े थे ना वहां पे कि देखो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय है ना, रिलेटेड एग्रीगेट्स बेसिक कंसेप्ट और मेजरमेंट, जैसे कि यहाँ पर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताना है, वो माइक्रो था, ये मैक्रो हो गया। यहाँ पर मैक्रो के केस में क्या था, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना, ये सारी चीजें हम कभी कई डिटेल में पढ़ते हैं वहां पर, ये भी चीजें हमारी यहाँ पर आने वाली है। मेजरमेंट कैसे करते हैं कि नेशनल इनकम का, वैल्यू एडेड मेथड कौन सा होता है इसमें, सारी चीजों को हम अच्छे से बिल्कुल कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ जिससे कि आपका एक डर जो थोड़ा सा कम हो, कि यहाँ पता चल जाए आपको कि कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा नहीं है। हम वहां पर अगर हमने अच्छे से इनको कवर किया है तो यहाँ में कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड ये कि हमारा, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये भी था हमारा है ना। रोजगार हमारा क्या है, बड़े लेवल की समस्या है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा माइक्रो में ही आ गया ये है ना।
माइक्रो में आ गया। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, ये पूरा अपना जो उसी से उठाया गया है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंपोनेंट इसमें कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड के। प्रोपेंसिटी टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज और मार्जिनल, है ना। वहां पे था ना पी सी और पी आर ऐसे करके हमने जो वहां पर पढ़े थे। एमपीसी है ना, एमपीसी था ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व, जो ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ के आए थे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर की मॉडल की बात करें, ये थोड़ा हमारा नया आ गया है ना यहाँ पे, ये वाला कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का भी हमने पढ़ा था के इंटू आर, के आर वाला जो पढ़ा था वहां पर। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, ये आपका एक नया टॉपिक है जो आपने वहां नहीं पढ़ा होगा। मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये आपके थोड़े से अलग से, ये भी हमें यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। मनी और बैंकिंग में आपने देखा होगा आरबीआई के बारे में हमने पूछा जाता है ना, वहां पे पूछा जाता है हमसे आरबीआई में के बारे में मीनिंग क्या होता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, मनी की क्या डेफिनेशन होती है, कमर्शियल बैंक क्या होती है जो हमारी आरबीआई के अंडर काम करती है ना, आरबीआई के अंडर काम करती है, एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, ये सारी चीजें हमारी। उसके बाद सॉरी रिसेंट सिग्निफिकेंस, रिफॉर्म एंड इशू ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, यानी कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन किया गया था उसके बारे में पूछा हमसे, और मॉडर्नाइजेशन यानी कि आज के समय की जो डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। गवर्नमेंट के बजट और इकोनॉमी की बात करेंगे, बजट के बारे में हमसे वहां पर थोड़ा डेफिनेशन तक बात रहती है कि बजट और बजट रेखा क्या होती है ना, लेकिन यहाँ पर हम बात करें थोड़ा डिटेल में है। इसका मीनिंग पूछा जाएगा हमसे, और कंपोनेंट ऑब्जेक्ट देखो आएगा तो एमसीक्यू बेस, लेकिन बनेंगे तो इसी से ना, जब तक आपको डीपली कंसेप्ट नहीं आता होगा तो आप एमसीक्यू भी नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट रेवेन्यू और कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल का प्लान और नॉन प्लान ये क्या होते हैं, ये हमारा थोड़ा नया है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा 12th में। ठीक है, तो इसको भी हमें यहाँ पर कवर करना है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीजों को भी हम यहाँ पर कवर आपको कराएंगे अच्छे से। डाउन साइजिंग, द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग और इम्प्लीकेशन, ये भी आपका थोड़ा सा नया है। इकोनॉमी का, इकोनॉमी जो है डाउन साइजिंग जाती है तब का बात हो रही है। ठीक है, ये और रह गया हमारा थोड़ा सा है इकोनॉमिक्स में। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपने जो है वहां पर ऑलरेडी जो है पढ़ा होगा, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम बैलेंस करना चाहते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मेरिट और डीमेरिट क्या है इसके, डिटरमिनेंट थ्रू डिमांड और सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये तो हम ऑलरेडी एक यूनिट में करके आए थे ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कौन कौन से मीनिंग और कंपोनेंट, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है ना, कैपिटल अकाउंट हो गया और करेंट अकाउंट हो गया, ये हम यहाँ पर बनाते हैं। इस चीजों को हम डिटेल में जो आपको कवर कराएंगे। ये ब्रीफ एनालिसिस अबाउट द रिसेंट एक्सचेंज रेट इशू के बारे में भी हमें यहाँ पर जो है पढ़ना होगा। ये हमारा इकोनॉमिक्स का आ गया है ना, ये हमने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया, सिलेबस क्या था इसका। ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। ठीक है, ये हम पार्ट 1 है हमारा। इसका पार्ट 2 में हम बता देंगे आपको अकाउंट का सिलेबस। ठीक है, पार्ट 2 में अकाउंट का सिलेबस बता देंगे, और पार्ट 3 में हम आपको जो है इसका बिजनेस का सिलेबस बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे लेक्चर जो है प्लान कर रहे हैं हम अभी, और धीरे धीरे आपको इनके लेक्चर डिटेल में जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको तीनों यूनिट का कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।